गुड आफ्टरनून गाइस। कहाँ हैं बाकी लोग अभी? आज बाकी कोई आया नहीं अभी? पुनीत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पे। तो क्या चला था लास्ट क्लास में? He was somewhere around verbs. Good afternoon. Good afternoon, Ritesh. क्या कर रहे थे रितेश हम लोग लास्ट क्लास में? क्या हो रहा था? वर्ब कर रहे थे हम लोग। क्या किया था रितेश? अभी ठीक हो तुम? आज की तबीयत खराब है? हेलो रितेश, तो क्या बोल आवाज आ रही है आपको? I'm asking, are you fine today? आपकी आवाज कट रही है काफी ज्यादा। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक्स। पार्टिसिपल आई गेस कर रहे थे ना हम लोग। ओके, तो पार्टिसिपल के बारे में क्या बताया था देश? कर रहे थे ना हम लोग। हाँ क्या कर रहे थे सर, टू के साथ वो लास्ट किए थे शायद। टू के साथ आईएनजी था, ये वो वाला कर रहे थे हम लोग शायद। नहीं नहीं, 2+V1 वाला तो हमने किया था पहले। इंफिनिटिव किया था हम लोगों ने। हाँ पहले हमने इंफिनिटिव का पढ़ा था क्योंकि 2+V1 को काफी उसके लिए ओके। फिर मैंने पार्टिसिपल स्टार्ट किया था। पार्टिसिपल के बारे में क्या बताया था? पार्टिसिपल आर वर्ब्स व्हिच आल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था V प्लस आईएनजी जो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, से कट है ना। और जो पास्ट फॉर्म में होता है दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पार्टिसिपल्स, इनके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिखा था कुछ, जब मैंने आपको बताया था कि जैसे इफ आई से द मैच बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग, द मैच बिकेम इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो व्हेन यू यूज आईएनजी फॉर्म, ठीक है, टू डिस्क्राइब समथिंग, उसके बारे में यू आर टेलिंग सम, यू नो, इन यू आर यूजिंग द सेंस ऑफ एडजेक्टिव, वो हमारा हो जाता है पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हम लोगों ने कर दिया था। आज हम
परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे, ठीक है। गुड आफ्टरनून मनीषा। अच्छा ये याद है ना जब हम लोगों ने मैंने बताया था ड्रिंकिंग वाटर, भाई से ड्रिंकिंग वाटर, तो वहां पे ड्रिंकिंग क्या है, पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल का बेसिक यूज समझ में आ गया कि वर्ब प्लस आईएनजी इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव व्हिच इज कॉल्ड पार्टिसिपल। साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ में एक था परफेक्ट पार्टिसिपल। सर हम लोग के बैच के सब कहाँ हैं बाकी लोग? रितेश। सर नो सर। हाँ मैं भी यूज हो रहा था कि बाकी लोग कहाँ हैं। सर ये तो कंटिन्यूअस 2-3 क्लास से दिख रहा है, लेकिन कैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वो लोग। और बाकी क्लासेस में मतलब इसी में इंग्लिश में नहीं आ रहे, बाकी सब में नहीं आ रहे, कम ही आ इसमें रहे हैं इस रहते हैं, टाइम पे। इसमें क्या? रहते हैं सर, मैथ्स क्लास में रहते हैं, बाकी का नहीं दिखता है मुझे। अच्छा। पता नहीं चल रहा कुछ। फिर बता था बंदों क्या सबको। सर अभी क्लास लिए हुए जी भी। अच्छा जीए की भी क्लास हुई है अभी मनीषा? अच्छा क्लास ली अभी हुई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। अच्छा जीए की क्लास लेट हुई इसलिए भाई, बस मैं इसीलिए बात कर रहा था, कभी कहा गए सारे लोग अभी तक आए नहीं। चलो आज कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में। हेलो सर। हाँ दीपक। सर ये मतलब मैं कह रहा था कि वर्कशीट क्यों नहीं मिलती इंग्लिश की? कौन सी वर्कशीट चाहिए आपको बताइए? सर कोई सी भी हो, जैसे लाइक अभी हम ये पढ़ रहे हैं, हम एडजेक्टिव वगैरह सर जैसे होता है, ठीक है, हाँ जो हमने पढ़ा सर क्लास में, तो सर मतलब ऐसे एक वर्कशीट मिलता ना तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह के लिए बेहतर रहता सर। अच्छा तो यू वांट क्वेश्चंस या फिर जो हमने रूल्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड नहीं सर रूल्स पीपीटी? नहीं सर, आई जस्ट वांट अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ओवर दिस रूल्स व्हाटएवर वी हैव रेड टिल कि हम लोग हियर। क्वेश्चंस करें उससे रिलेटेड ऐसा? हाँ सर, जो भी मतलब अच्छा जो हमने हमने, पढ़ा है ना अभी अच्छा तक। जो वेट वेट जो हमने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं उसकी शीट आपको नहीं मिली, ऐसा है, ऐसा भी है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं सर, एडजेक्टिव वगैरह जो भी, उसके ऊपर वर्कशीट नहीं मिली है आज तक, तो सर वर्कशीट क्यों नहीं मिलती, मैं ये क्वेश्चन है मेरा। वर्कशीट देखो एक टॉपिक जो है जैसे वो है, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं से रिलेटेड अराउंड 25 26 से 30 क्वेश्चन मेरे हमने क्लास में किए होंगे उस शीट में। हम्म। नाउ द थिंग इज कि अगर उसी टॉपिक पे और 30 क्वेश्चंस, आप ऐसा चाह रहे हो कि प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस और मिले? हम्म। हाँ सर, एक यार वर्कशीट एक के टॉपिक पे फॉर्मेट में ना। एक टॉपिक पे क्या होता है ना, मतलब देयर इज अ लिमिट कि मैं क्वेश्चंस कितने प्रिपेयर करता हूँ। जैसे एक टॉपिक है उसके लिए 50 क्वेश्चन, 30 40 50 क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली वो क्लास जी में सर। कर लेते हैं लोगों से। अगली बार जैसे अगर शीट अगर मिलने की बात है, तो या तो मैं आपको एरर्स दे सकता हूँ जो मिसलेनियस हो। एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन, लाइक 50 प्लस 50 वो क्वेश्चन अभी समझ रहे हो ना नहीं कि वो भी क्लास है में सर, लोग जैसे 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप फॉर्मेट में दे वर्कशीट के फॉर्मेट हाँ में हाँ सर, तो हाँ। लाइक प्रैक्टिस के हिसाब से सर मतलब ठीक रहेगा ना, मतलब वर्कशीट एक तो होगा कि हाँ एक प्रैक्टिस काम होगा। ऐसा ऐसा करना स्टार्ट करते हैं फिर। आई गिव यू सम मिसलीनियस मिसलीनियस, मतलब जो हमने कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं उसकी शीट्स हाँ आई विल हाँ। प्रोवाइड यू, एंड आप उससे करिएगा, देन हम क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे बाद में। यस इज सर, दैट फाइन? दैट्स गुड सर। हाँ सर ठीक है तो फाइन। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही टॉपिक, लेकिन मेरे को ऐसा होता है ना कि इफ यू हैव टर्न लाइक क्लास के अंदर ही अगर हम लोग किसी टॉपिक पे ऑलरेडी 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, देन केवल उन्हीं के जी 40 सर। 50 क्वेश्चन वो कोई मतलब नहीं लगता। मेरे को लगता है कि हाँ पिछले जो 2-3 टॉपिक है उनका मिसलीनियस अगर हम कुछ बचे वो समझ में आता है कुछ। हाँ सर, मतलब वैसे ही करके, मतलब मिसलेनियस करके सर, अगर चलो जैसे ठीक मिलता है वर्कशीट। है तो एक काम करेंगे, आई विल प्रोवाइड सम मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसके अंदर बाकी चीजें भी हो सकती हैं, एरर्स है और फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप का, यू हाँ सर, कुछ भी लाइक क्लोज टेस्ट, सॉल्व करो और हाँ पैराग्राफ और हम लोग से रीअरेंजमेंट, हाँ क्लास, सर वो। ठीक है दैट वुड बी फाइन। हम मैं आपको वाली शीट भेजूंगा, देन उसे करने के बाद हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। श्योर सर, थैंक यू ठीक सर। है चलो, हाँ आई विल ट्राई कि आज ही हम लोग कुछ करें सर। यस ओके। अच्छा वैसे देव अभी वो वाली क्लास है ना हमारी एसएससी की, जो कॉमन क्लास होती है केवल एसएससी बैच की, उसमें भी अभी हम लोग इस टाइम पे क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज वैसे।
उसमें काफी लोग आते हैं इस क्लास से। चलो जिसमें आगे बढ़ा जाए फिलहाल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में क्या याद है? परफेक्ट पार्टिसिपल having plus v3, हाँ यस, having plus v3 इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे क्या दिखाता है, एक एक्शन एंड हो रहा है, देन नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं हम लोग। having plus v3 इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, having having taken the gun, he shot the tiger। ठीक है, तो यहाँ पे having taken the gun, this is what your perfect participle। ठीक है, यानी कि ये काम होने के बाद उसने दूसरा काम किया। Okay, there is one more thing, having taken the gun he shot the tiger। नेक्स्ट इसमें आता है एक चीज और है, जिसे आप अभी ध्यान दोगे, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हैविंग मैंने केवल यूज किया एंड हैविंग टेकन, इसमें एडजेक्टिव वाला इफेक्ट कहां पे है? दिस होल थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब ये पूरी लाइन ही आपको एडजेक्टिव की तरह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है किसी नाउन के बारे में। हैविंग टेकन द गन यानी गन लेने के बाद, ठीक है, गन किसने ली? जिसने शूट किया होगा, जिसने शूट किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, व्हेन आई से दिस थिंग ना, तो ये क्वालिफाई करता है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ये है, ठीक है। इस चीज को मैं भी यहाँ से आगे लेके चलता हूँ, बस मैं अभी आपको इतना बता देता हूँ, दिस होल थिंग इज, यहाँ पे आपका ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये जो पूरी बात हम बोलते हैं, हैविंग टेकन द गन व्हाइल, और क्या लिखा था हमने, हैविंग रेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे आराम करने के बाद दे कंटिन्यू टू कंटिन्यू, ट्रैवल, हाँ कंटिन्यू टू ट्रेवल, कंटिन्यू देयर जर्नी, कुछ भी इस तरीके का जर्नी, बोलते हैं, हाँ जर्नी था सर। हाँ ठीक है। तो इस तरीके का आप कुछ बोलते हो तो दिस थिंग क्वालिफाइज दिस थिंग। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये किसे क्वालिफाई करता है? दे को, यानी कि इसका नाउन ये हो गया, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और ये बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि इन लोगों ने आराम करने के बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। एक और चीज अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हैविंग प्लस v3 जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में होता है, दिस इज फॉर एक्टिव। पैसिव में क्या होता है? हैविंग बीन प्लस v3, ठीक है, हैविंग प्लस बीन प्लस v3, या फिर हम उससे बोल सकते हैं बीइंग प्लस v3, ठीक है। तो ये चीज हमारा केस में आता है, दिस थिंग कम्स इन पैसिव। क्या मतलब वो इसका मैं बताता हूँ। अगर मुझे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे the leader having been killed, the followers ran away। The leader having been killed, the followers ran away। Now अभी यहाँ पे आपको सबको बताना है एक्टिव पैसिव के बारे में कि what is the basic concept of active passive। आपको पता चल रहा है किसमें लिखा है हम लोगों ने, the leader having been killed। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, doer is missing, है ना, the leader having been। तो लीडर के मारे जाने के बाद आपको पता है पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि जिस पे एक्शन हो रहा है उसे हम प्राइमरी रखते हैं, एंड जिसने एक्शन किया डूअर वो हमारा सेकेंडरी रहता है या फिर नहीं होता प्रेजेंट। तो द लीडर हैविंग बीन किल्ड यानी कि लीडर के मारे जाने के बाद द फॉलोअर्स रैन अवे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे, पैसिव हो गया। इसी बात को मैसिव बोल सकते हैं। जो हमने हैविंग बीन बोला है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं,
the leader being killed, the followers ran away. यहाँ पे अभी इसे सेम कर देंगे, ठीक है। तो having been V3 इस तरीके से आप लिखते हैं। ये हो गया पैसिव फॉर्म इस चीज का। अब मुझे बताओ कि इसी बात को हम लोग नॉर्मल टेंसेस में, यहाँ पे तो हम लोग यूज कर रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं हैविंग प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे आप परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज करके वाले सेंटेंसेस लिख रहे हो। अगर इसी को हम केवल टेंसेस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, केवल टेंस का यूज करके। सब लोगों ने टेंसेस किया था ना क्लास में, लास्ट टाइम लोग जो पढ़ रहे थे। यहाँ पे मुझे बोलना है कि ये होने के बाद ऐसा हुआ। आपको पता है ये जो हम ऐसे बोलते हैं ना, आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे, ठीक है। अभी हम उस पार्ट में पहुंच रहे हैं जहां पे हम बात करेंगे इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो अभी जो समझ में आ रहा है उस चीज को देखो बस, ठीक है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा पार्टिसिपल्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ वो हम दिखाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर। इसके दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। एक्टिव में आप कह सकते हो हैविंग प्लस V3, ये करने के बाद ऐसा किया, एंड हैविंग बीन प्लस V3 या फिर बीइंग प्लस V3 ये हमारे किसका है, पैसिव का, ठीक है। ये किए जाने के बाद, ऐसा होने के बाद। तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था देखो, ऊपर वाले में जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ हैविंग टेकन द गन या हैविंग रेस्टेड, ठीक है, तो जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, वही इस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है और उसी के द्वारा हम एक्शन करते हुए दिखा रहे हैं। डूअर को हमने प्राइमरी रखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। डूअर इज प्राइमरी, ही कंटिन्यूड द जर्नी या दे कंटिन्यूड द जर्नी या ही शॉट द टाइगर। लेकिन पैसिव में क्या हो रहा है, जिसकी पैसिव वॉइस है, द लीडर हैविंग बीन किल्ड। लीडर क्या है, ये ऑब्जेक्ट होगा ना, वैसे मतलब पहले या तो किसी के बारे में बता जाए, दे किल्ड द लीडर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, तो दिस इज योर, यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो डूअर है वो आपका क्या रखा गया है, प्राइमरी रखा गया है, सेंटेंस में मौजूद नहीं है। दिस इज योर पैसिव वॉइस। इसको मैंने आपको बताया कि दो तरीके से लिख सकते हो आप, या तो आप ऐसे बोल सकते हो द लीडर हैविंग बीन किल्ड, या फिर आप बोल सकते हो द लीडर बीइंग किल्ड, बिकॉज ये क्या है, इक्विवेलेंट है। हैविंग बीइंग के साथ आप बीइंग लगा सकते हो उसकी जगह पे, दोनों ही सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज से लिखा है इस वाली चीज को। मैंने आपको बताया इसे आप केवल टेंसेस की हेल्प से लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया, याद होगा हम लोगों ने टेंसेस पढ़े थे भी। तो आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, तो लीडर के मारे जाने के बाद जो फॉलोअर्स थे वो भाग गए। ओके, सो हियर वी आर यूजिंग सिंपल योर पास्ट परफेक्ट टेंस टू टेल द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे इस सेंटेंस से लिखी है। यहाँ तक समझ में आई ये चीज कि क्या किया इन सेंटेंस में हमने? यस सर। ठीक है, यस। नाउ the sun this is how you get question on this, ठीक है।
अब इसको देखिए और मेरे को बताइए कि क्या एरर है इसमें, क्या बोल रही है सेंटेंसेस, क्या चाह रहे हो आपसे. This is how you get a question in an examination. फर्स्ट वन में नो एरर. First one error, दूसरा में Having been deserted by the master, the dog became sad. having been deserted by the master, the dog became sad. फर्स्ट में एरर है और सेकंड में भी एरर है. तो जो आप इसमें बोल रहे हो दीपक, इसमें हैविंग बीन डिजर्टेड क्यों आएगा? बिकॉज क्योंकि सर इसमें वो अभी पढ़ा ना हमने पास्ट वो सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल की जो बात हो रही है सर, उसमें Perfect इसमें participle. बीन मिसिंग है. ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज ये है परफेक्ट पार्टिसिपल बीन मिसिंग है, लेकिन मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल के दो यूज बताए अगर याद हो तो. पहला क्या है? दिस हैविंग प्लस v3. Having v3 yes sir. ये क्या था एक्टिव में, जो हमने यहाँ पे लिखा है, साथ में लिखा हुआ है. हैविंग प्लस v3 ये क्या था एक्टिव वॉइस के लिए, एक्टिव और ये क्या था पैसिव वॉइस के लिए. एक्टिव और पैसिव हम लोगों को पता है, जहां पे हमारा डूअर जो एक्शन कर रहा है अगर वो प्राइमरी है, उसने ये काम किया है, उसने ये काम किया, ऐसा हुआ, कोई भी बात अगर ऐसे बोल रहे हैं डूअर प्राइमरी है तो हम एक्टिव यूज करेंगे. लेकिन जो एक्शन कर रहा है वो प्राइमरी नहीं है अगर, ठीक है, डूअर अगर हमारा सेकेंडरी है और जो एक्शन किया गया है उसे प्राइमरी रखा गया, तब हम यूज करते हैं पैसिव. अब इन सेंटेंस को देखो जरा, ये सेंटेंसेस क्या बोल रहे हैं, क्या हिंदी में मतलब क्या होगा? सब पहले वाले का. हाँ, तो some having been present the सर जैसे ही सूरज निकला तो जो हुआ था मतलब धुंध जो था वो मतलब गायब हो गया. फॉग डिसअपीयर हो गया. ठीक है, तो जैसे ही सूरज निकला या जैसे ही सूरज निकाला गया? हाँ निकाला गया सर मतलब. नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे ही सूरज निकला या जैसे ही सूरज निकाला गया? खुद निकला सर निकला ना होता है सर. हाँ ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, वही दूसरी बात है. ठीक है, तो हम ऐसे बोले जैसे सूरज निकला, ठीक है, जैसे ही सूरज उगा, वैसे लग रहा है सूरज के उगाए जाने के बाद ऑफ कोर्स समय पता है कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ठीक है, तो हमने करवाया नहीं, वो हुआ. तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, जो सूर्य उदय हुआ है तो आप क्या यूज करोगे इसके लिए? हैविंग प्लस v3, द सन हैविंग रिजन. एक्टिव वॉइस ना, यही तो सब्जेक्ट है आपका, यही तो उदय हो रहा है खुद. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा मुझे लग रहा है. दीपक आवाज में दम लाओ, मेरे को बताओ क्या समझ नहीं आ रही. नहीं सर आवाज में तो दम है बट आ रही है चीजें सर, आ रही है. अच्छा, आ रही है. द सन हैविंग रिजन यानी कि सूर्य के उदय होने के बाद, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा है, वही एक्शन कर रहा है वाला, तो इसलिए आप क्या यूज करोगे? हैविंग प्लस v3 यूज करोगे, इसलिए बीन नहीं आएगा एक्टिव वॉइस. यहाँ पे क्या था? हैविंग डिजर्टेड बाय द मास्टर द डॉग बिकेम सैड. हैविंग डिजर्टेड बाय द मास्टर. ठीक है, ये बात आप डॉग के लिए बोल रहे हो और बाय द मास्टर, ये आपको पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस में बोला जा रहा है ये बात. जो डूअर है उसे सेकंड रखा गया, ये सबको समझ आ रहा होगा, पैसिव वॉइस में बोला जा रहा है हैविंग डिजर्टेड बाय द. यस, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? हैविंग बीन deserted by the master, the dog became sad. हाँ ये मेरा सही था, पहले वाले में बिन नहीं आएगा, सूरज निकलने के पश्चात फॉग हट गया. यस, समझ में आई चीज? कोई सवाल है इससे रिलेटेड? सर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है एक्टिव पैसिव में, क्योंकि लास्ट वाला जैसे पैसिव क्यों हुआ? लास्ट वाला पैसिव क्यों हुआ? ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? हैविंग डिजर्टेड बाय द मास्टर, मास्टर के द्वारा एक एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे? डिजर्ट किसने किया? डिजर्ट मतलब उसने खाली, मतलब अबंडन किसने कर दिया डॉग को? मास्टर ने. ठीक है, इसका पैसे, इसका देखो अभी इसका क्या होगा सर? बीइंग नहीं आ सकता? अरे बिल्कुल आ सकता है निशा, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हैविंग बीइंग को हैविंग लिखा हुआ था इसलिए मैंने बीइंग लिखा, वरना भी तो बोल सकते हैं बीइंग डिजर्टेड बाय द मास्टर, एक ही बात है. आप बीइंग प्लस v3 यूज करो या फिर ये यूज करो, एक ही बात है वो. ठीक है, अब देखो इसमें मैं ये ऐसे बोलता ना, देखो इसका एक्टिव क्या होगा? द मास्टर deserted the dog. ठीक है, यस सर. और पैसिव क्या होगा? द डॉग was deserted by the
मास्टर, Yes. ठीक है। सर वो बाय ये द पहले वाले मास्टर, में डूअर फर्स्ट पे है और ये सेकंड में डूअर जो है इस लास्ट में ये आ गया हाँ, जिसमें ये टाटा आपका है। डुअर, हाँ डुअर है आपके, सेकेंडरी आ गया यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, ये हाँ पैसिव हो गया, और ये आपका कैसा हो पैसे गया, वो एक्टिव है, वो ये सीधे एक्टिव सीधे हो कह रहा है, गया। ये घुमा के कह रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहा है, ये डुअर है, ठीक है। यस सर। तो जब डुअर को आप प्राइमरी पोजीशन पर रखोगे कि इस मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तब वो आपका एक्टिव होता है, उसके द्वारा ऐसा किया गया। आप एक्शन को पहले लिख रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो कि डॉग को उसके द्वारा डेजर्ट कर दिया गया, मतलब अबेंडन कर दिया गया, सर इसमें वही ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। हाँ वही तो है, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, यस वही है एक्टिव पैसिव। और इसमें देखो क्या था, अब ये वाली पूरी बात यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक्शन में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो पैसिव बोला गया, पैसिव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पे, द डॉग, डॉग की बात की है ना, द डॉग हैविंग बीन डिजर्टेड बाय द मास्टर। आप चाहो तो स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो, नहीं लिखा है तो यहाँ पे हमने बाद में लिख दिया है, तो हैविंग बीन डिजर्टेड बाय द मास्टर द डॉग बिकेम सैड, ठीक है। तो ये सेंटेंस पढ़ के देखो, इसमें क्वेश्चन जो बनता है हैविंग प्लस V3, ये इसी तरीके से आप डिसाइड करोगे देखने के बाद कि एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो वाज क्वाइट इजी। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है देखो, दिस पार्टिसिपल्स हम जो यूज कर रहे हैं, दे वर्क लाइक एन एडजेक्टिव, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, वर्ब भी तो होते हैं। तो पार्टिसिपल्स हैव सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, पार्टिसिपल्स हैव सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें ऐसे बोलते हैं, और इसी बात को मैं ऐसे लिख सकते हैं, एवरी पार्टिसिपल शुड हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, यानी हर एक पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। क्या मतलब है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का, वो बताता हूं मैं यहाँ पे आपको। जो भी थोड़ी देर पहले ये वाली बात कर रहा था कि जैसे ये बात पूरी बोली गई, हैविंग डिजर्टेड बाय द मास्टर, ये जो पूरी बात बोली है किसके लिए बोली गई है, डॉग के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये लिखा हैविंग प्लस V3 करके सेंटेंस लिखा था पहला वाला, हैविंग रेस्टेड, ठीक है, इससे मैं बोल रहा हूँ क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट सम नाउन और प्रोनाउन, किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसीलिए तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है एक्चुअली किसके बारे में दी, मैंने इसके बारे में, ठीक है। हैविंग टेकन द गन, हैविंग टेकन द गन, इसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि गन उठाने के बाद, गन किसने उठाई है, इस पर्सन ने, तो ये इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये है। तो ये कहा जाता है कि दीज वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, दे आर आल्सो वर्ब्स। तो हर एक का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, और जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। क्वेश्चन इस पे आता है कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअली बात किसकी चल रही है। अब एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, यस और नो, कहीं भी समझ में ना आए बताते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन सुनते हैं इस पे। आयास्ट समझ में आई, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को कॉन्सेप्ट नहीं आया तो भी बताओ मेरे को, इस सारे को फिर से बता दो ऐसा कुछ, लेकिन बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है, तुम एक दूसरे का वेट कर रहे हो। सर आवाज आ रही है। तो फिर किसका वेट कर रहे थे दीपक? नहीं सर वेट नहीं समझ रहा था। क्या समझ रहे थे? सर वैसे आजकल लगता है बहुत सारी मोस्ट ऑफ चीजें टाइम समझ में नहीं आ रही। आज आजकल बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही सर। क्या नहीं जैसे आया समझ में? जैसे नहीं सर, जैसे मतलब जीवन में तैयारी या तो अंग्रेजी चल में? रही है बट दोनों में नहीं, मतलब अंग्रेजी में तो आ ही रहा है। सॉरी अच्छा, सॉरी मतलब सॉरी। बाकी पढ़े हुए भी, मतलब जीवन के बारे में तो नहीं बताने लग गया तुम कहीं? वो आजकल बहुत सारी नहीं चीजें समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, पढ़ाई के रिगार्डिंग ही है, मेरे पास जीवन में और कुछ है भी नहीं। अरे तो भी मैंने तो बस यार एक ही चीज बोली, तुमसे बात हुई थी यार क्लास में या नहीं, आई डोंट नो रिमेम्बर। किसी भी चीज में यार केवल प्रैक्टिस ही करते रहो, टेंशन तो लेनी नहीं किसी चीज की, ठीक है, चाहे इंग्लिश है और बाकी सब्जेक्ट्स हैं, टेंशन मैथ्स लेने का तो क्वांट और टेंशन लेने का रीजनिंग टाइम है। होना नहीं चाहिए यार। मैथ्स अभी क्वांट और रीजनिंग भी अगर कर रहे हो, ठीक है, क्वांट्स और रीजनिंग में भी, क्वांट्स क्या है अभी, मैथ्स की क्वेश्चंस तो है इसमें, ठीक है, क्वेश्चंस करो, सॉल्यूशन देख के करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो भी। और
क्वेश्चन अगर सर नहीं हो रहे हैं ना, प्रैक्टिस तो सर प्रैक्टिस है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, बट सर एक चीज होती है ना कि प्री तो प्री है, बट सर मेंस का भी होना चाहिए ना, साथ में मेंस के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। यार देखो सर मेंस, अभी तुम लोग तक को ऐसा तो क्यों लगता है कि मेंस के लिए क्वेश्चन अलग से कुछ नया बन रहा है वहाँ पे? सर अलग से नहीं होती चीजें, वही होती है, बट जो सर लेवल होता है ना थोड़ा वो हाई होता है सर, वो चीज तो देखी है यार एक मैंने। बात बताता हूँ तुम्हें, लेवल बहुत हाई नहीं होता, क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होते हैं और टाइम उस हिसाब से ज्यादा होता है। जैसे 2 सर घंटे है, मतलब अभी आपको एक्स्ट्रा 100 डेटा क्वेश्चन तो करते पुट हैं। होता है ना सर उसमें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेटा डेटा, तो पुट होता है देखो सर। एक्स्ट्रा डेटा क्या होता है, एक्स्ट्रा डेटा इज, देखो एक्स्ट्रा डेटा में मैं बताऊं सच में, केवल क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसपे लेवल, अभी एक क्वेश्चन के लेवल की भी लिमिट होती है। अगर मैथ्स की बात करें, इंग्लिश में, इंग्लिश की बात करता हूँ अभी इस कॉन्सेप्ट पे बताता हूँ, मैथ्स में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अलग लेवल पे पहुंच जाएगा कुछ, कॉन्सेप्ट वही गुना चुना है, 10th के क्वेश्चन है यार, मतलब लेवल तो वही ना अपना, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो। हम्म हम्म प्री में जो क्वेश्चंस है, प्री में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे ज्यादा है, तो हमें पता ही है। साथ ही साथ अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो डिफिकल्टी लेवल की भी तो लिमिट है। गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखो कि सबसे लाइक सबसे टफ क्वेश्चन कहाँ तक क्या पहुंचा जाए, क्या पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस चीज को प्रैक्टिस करो बैठ के। इसमें तो परेशान होने का तो टाइम ही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के सॉल्व करो। और ट्रस्ट मी, सर। रोज रोज नई रिसर्च नहीं हो रही है इसमें, रोज नई रिसर्च नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं रोज, नहीं हो रहा। हाँ हाँ बोलो सर क्या। वो है सर, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि सर रीजनिंग में जैसे सर पजल है ना सर, पजल हम्म। एक टॉपिक है पजल सर, अगर उसमें प्री के क्वेश्चंस करोगे सर तो मतलब उसमें ज्यादा नहीं होता, मतलब कि हाँ वेरिएबल्स ज्यादा दिए हैं सर, एक दो होता है और उसमें तो अरेंज हो जाता है। लेकिन सर अगर आप मेंस वाला देखेंगे ना, तो सर उसमें एक पजल में मतलब अगर फ्लोर बेस्ड ही है तो सर, हाँ मतलब बॉक्स बेस्ड है तो सर उसमें बॉक्स भी है, फिर उसकी नंबरिंग भी है, फिर उसमें कलर का भी है, तो सर उसमें डेटा मतलब थोड़ा ह्यूज हो जाता है सर, और फिर वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, तो वो चीजें हैं सर। अच्छा देखो, लेवल थोड़ा सा तो अप होता ही है, ठीक है। इंग्लिश में भी हाँ अगर सर बात करूँ, मेंस में कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे है इंग्लिश में भी एक तो हम लोग लेवल। बात करते हैं कि कई बार क्लोजेस्ट 5 का, और मेंस में कई बार क्लोजेस्ट 10 का भी आया है, बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा देने होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन अभी 25 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन, तो बहुत अंदर हो गया ना इंग्लिश में भी देखा जाए तो, हाँ ठीक जी है। सर। एरर्स अभी क्या है ना, एरर्स यहाँ पे अगर 2 या 3 क्वेश्चन, तीन से 4 क्वेश्चन अगर एरर्स के यहाँ पे आ रहे हैं प्री में, मेंस में आपको पता है आपको हम्म। कम से कम अभी 20-25 भी मिल सकते हैं, अलग अलग हाँ कॉन्सेप्ट जी पे सर। एरर्स में, ठीक है। तो भी यार उसी हिसाब से थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी ज्यादा करने होते हैं, क्योंकि मान लो अभी क्वेश्चन केवल 3 ही टॉपिक पे आ जाएंगे, कोई प्रोनाउन पे बेस दे दिया, कोई एडजेक्टिव बेस दे दिया, लेकिन वहां पे उनके पास पूरी चॉइस होती है, हर एक टॉपिक पे दे सकते हैं एडवर्ब से लेके वर्ब, प्रीपोजिशन सब, ठीक है। तो हम्म। मेन इसीलिए मैं कह रहा था कि यार क्वेश्चंस थोड़ा लेवल अप होगा, लेकिन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो, सॉल्यूशन से समझो, क्लास में चल रहा है उस हिसाब से समझो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या अप्रोच होती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को बनने में। तो भी सर्टन होने का तो टाइम होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन देखो चाहे सॉल्यूशन देके करना पड़े एक बार, उस हिसाब से करो। इंग्लिश के लिए बोल रहा हूँ मैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस तो हाँ सर होंगे। वो और तो अच्छा है। एक बात होता है कि कोई भी कितना ही मुश्किल से, चाहे कितने भी वेरिएबल तुम उसमें बता रहे हो रीजनिंग वाले में, पढ़ने का समझ में तो आ जाता है ना सॉल्यूशन देखने के बाद। सर क्वेश्चन हो जाते हैं, नो डाउट क्वेश्चन हो जाते हैं सर, जो भी सर पढ़ाते हैं ना, इंग्लिश चाहे हाँ। मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, हम्म। सर जो भी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं, बट वही है कि सर अगर मेंस पे बात मतलब सोचता हूँ ना मैं, तो तो वहां सोचना जाके नहीं सर थोड़ा सा अभी अभी मत सोचो, अभी मत सोचो, मतलब हम बहुत क्वेश्चन नहीं तैयारी, होते हैं उसके, तो थोड़ा सा लग जाता है देखो टाइम सर। तैयारी तैयारी तो हमें पता है, तैयारी मीन्स के हिसाब से करनी है, लेकिन सोचना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है। चिंता करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो भी क्वेश्चंस हाँ सर हो वही रहे हैं। सारी चीजें थोड़ी अफेक्ट हाँ, कर रही है और जब हमारे और में। जब क्वेश्चन हो जाते हैं, मेन चीज ये होती है कि इस तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, कोई भी नया क्वेश्चन देख रहे हो, कोई भी जो टफ है, उसे देखने के बाद दिमाग में इतना होना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आई विल डू इट, ठीक है। वेरिएबल्स चेंज होते हैं, जैसे फिर मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में क्या है ना, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, रूल्स तो वही है, बट वी विल हैव डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट वही याद रखना है, वही चीज मैथ्स में, वही चीज रीजनिंग में, रूल्स सिनेरियो जो आसपास का कंटेक्स्ट है वो चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही यूज होता है ना सब जगह। हाँ जी सर। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से, टेंशन लेने का तो बिल्कुल टाइम दो ही मत खुद को, ये है। हाँ सर वही करता ही यस, हूँ बस। तो थैंक यू अब सर। देखते हैं इसी बात में से। यस, नो प्रॉब्लम, ओके सर। चिल रह के करते रहो बस। तो एवरी पार्टिसिपल शुड हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, क्या मतलब है इसका? अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बीइंग अ रेनी डे, we decided to stay indoors. Being a rainy day, we decided to stay indoors. ठीक है, क्या मतलब होगा इसका?
सेंटेंस का मतलब साथ ही साथ सेंटेंस में कुछ गलत है तो वो भी बताओ। तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, आई बिलीव, हाँ कि आई बिलीव कि सबको एक सेंटेंस ठीक ही लग रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ पूछते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बीइंग अ नाइस पर्सन I decided to help him. I decided to help him. ठीक है, यहाँ पे जो हम ये लिख रहे हैं ना, being बी प्लस आई एन जी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है जो, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा के यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे। और being a rainy day, being a nice person, now being a nice person it is working like an adjectival phrase, जो मैंने बताया कि एक छोटा सा फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो किसी चीज की कोई क्वालिटी बता रहा है। अब being a nice person, नाइस पर्सन होने के नाते या नाइस पर्सन होता था इसलिए अभी तक पता नहीं चला कि कौन है, ठीक है, किसके बारे में बोला जा रहा है। अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ बीइंग अ नाइस पर्सन आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो एक्चुअली में मैं किसके लिए बोल रहा हूँ कि कौन सा अच्छा इंसान है यहाँ पे? मैं, है ना? सर तो की this बात is हो रही a- है सर, मैं के अच्छा इंसान होने के कारण मैंने उसकी मदद करने का सोचा। मदद करी, ठीक है, यस बिल्कुल। तो दिस इज योर एडजेक्टिवल फ्रेज और ये क्वालिफाई कर रहा है किसे? आई को, ठीक है। ये और व्हाट इज, इसके आगे जो भी सब्जेक्ट आता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उससे क्वालिफाई करता है, यस सर। यहाँ पे आप इसे आई लिख रहे हो तो बीइंग अ नाइस पर्सन कॉमा आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे आई के बारे में बोल रहा है। अब बिल्कुल से यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो जो ऊपर वाला लिखा था हमने, बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। नाउ बीइंग अ रेनी डे दिस इज अगेन योर एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है, ये किससे क्वालिफाई कर रहा है? वी को, वी को, ठीक है। तो ये क्या है? बीइंग अ रेनी डे, सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? क्योंकि हम रेनी डे थे दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। तो ऐसा लग रहा है ना कि हम किसे क्वालिफाई कर रहे हैं? वी को, और ये ऐसा, ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए बोल रहे हैं? वी के लिए। इस तरीके से सेंटेंस हो जाता है गलत। सही करने के लिए क्या करेंगे वो बताओ मुझे। देखा होगा आपने सेंटेंसेस, बहुत बार हम बोलते इस तरीके से, तो हाउ डू मेक इट करेक्ट? वी हैव डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। लेकिन तब भी वी तो यहीं पे रहेगा ना। अब अच्छा हमें पता है कि ये रेनी डे किस चीज के लिए बोल रहे हैं, हम उस दिन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि दिन रेनी था, हाँ सर। ठीक है। हाँ, अपने लिए तो बोल नहीं रहे हम लोग। तो व्हाट वी विल डू, ऐसे सेंटेंस हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं इट। ये प्रोनाउन है। बीइंग अ रेनी डे। ये प्रोनाउन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नाउन द डे। व्हेन यू आर सेइंग इट बीइंग अ रेनी डे, इसका मतलब आप इस वाले डे के लिए एक्चुअल में प्रोनाउन यूज कर रहे हो इट, ठीक है। इट बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे ये है ना, अगर मुझे यहाँ पे बोलना होगा बीइंग अ नाइस पर्सन आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, अगर मैं बोलना चाह रहा था क्योंकि वो अच्छा इंसान था इसलिए मैंने सोचा उसकी हेल्प कर दूं, हाउ विल आई से दैट? क्योंकि वो अच्छा इंसान था दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम। सर आई आगे लगा देंगे, आई बीइंग अ नाइस पर्सन डिसाइड। नहीं नहीं, आई से तो, आई का तो मतलब ही निकल ही रहा है। मैंने कहा क्योंकि वो अच्छा इंसान था, It मैं being- उसकी बात करना चाह रहा हूँ। इट क्यों बे? हिम सॉरी, बीइंग अ नाइस उसके पर्सन। नो, वो अच्छा इंसान था। ही या बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही बीइंग सही अ सही, नाइस करेक्ट पर्सन। करेक्ट। ही बीइंग अ ही नाइस है ना? पर्सन, देखो, यस। ये तो गलत हो गया सर, ऐसे कैसे? क्या क्या गलत हो गया? लड़ाई अच्छा पे सीधा मतलब, होता है अच्छा आप बोल रहे हो कि वो अच्छा इंसान था तो मैंने हाँ, मदद करने की सोची, हम बुरे हैं वो अच्छा हो गया, ये क्या बात हुई? अरे ही बीइंग अ नाइस पर्सन, अरे मैंने बोला उसे पता है वो अच्छा इंसान था इसलिए हमने सोचा उसकी मदद करें, इसलिए ये तो मैंने सीधा सोचा उसकी अपने मदद ऊपर कर ले दूं। लिया, ही बीइंग अ खुद नाइस पे ले लिया पर्सन, ये तो। तो भाई इसमें बुरी बात क्या हो गई इसमें? यस सर। कॉन्ट्राडिक्ट। ही बीइंग अ नाइस पर्सन आई मतलब सर डिसाइड ये टू, हो गया कि खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो अच्छा है हम तो बुरे हैं ही। ठीक है। सर अच्छा लेकिन नहीं, अगर हमने बोलना हो कि हम अच्छे हैं तो यही होगा ना कि बीइंग अ नाइस पर्सन आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, फिर तो हाँ ठीक है। ये वो है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैंने सोचा उसकी मदद करूं, ऐसा। और बाकी क्या होता है ना, मैं ही बाकी अच्छा देखो, हूँ। बाकी खुद को तो हम अच्छा इंसान मानते ही हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले की हेल्प करने से पहले वी थिंक ट्वाइस कि यार वो कैसा इंसान है, अच्छा है, चलो यार चलो ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ही बीइंग अ नाइस पर्सन, चलो वो तो अच्छा इंसान है इसलिए मैं चलो उसकी मदद कर देता हूँ, वरना नहीं करता। तो ये वो चीज है बस, ठीक है। तो ही बीइंग अ नाइस पर्सन, क्योंकि वो अच्छा इंसान था, आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम।
गॉट इट। तो आपको ये ध्यान रखना है एडजेक्टिवल फ्रेज के साथ में या तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ रहा है वो उसको क्वालिफाई करे, लॉजिकल सेंटेंस उसके हिसाब से बन रहा हो, क्योंकि नीचे तो दोनों ही सही हो सकते हैं, नीचे तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाले में हमें फर्क पड़ रहा था, क्योंकि हम ये बात अपने लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि हम रेनी डे थे, डजंट मेक एनी सेंस। उस ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगाते थे, इट लगाते थे, और इट एक्चुअल में प्रोनाउन होता है जो रिप्रेजेंट करता है उस दिन को। तो द डे बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इसमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लगाने का। और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे से, while walking in the garden, क्या हुआ फिर, tree fell on him। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, नो एरर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, वॉक करते वक्त गार्डन में ट्री उसके ऊपर गिर गया, तो सर इसमें क्या करना है हमें? इसे सही करना है, उस इंसान को पेड़ के नीचे दिखाना है। अब देखो यहाँ पे समझना है इस चीज को कि इसमें एरर क्या है। देखो, while walking in the garden, ये बन गया पूरा एक एडजेक्टिवल फ्रेज, while walking in the garden, बिकॉज़ स्टिल हमारे पास केवल इंफॉर्मेशन है कि गार्डन में चलते वक्त कौन चल रहा था अभी नहीं पता हमें। ठीक है, तो आईएनजी देखो ये यूज किया हम लोगों ने, ये बिल्कुल भी हमें कोई क्वांटिटिव टेंस वाला नहीं कर रहा है, ये आपका पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो while walking in the garden, गार्डन में चलते वक्त a tree fell on him, तो ये किसे क्वालिफाई करेगा, ट्री को। तो सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है पेड़ चलते वक्त उसके ऊपर गिर गया। ठीक है, लेकिन हमें लॉजिकली पता है कि चल कौन रहा था, दिस पर्सन, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो सेंटेंस को कैसे बोलेंगे हम लोग, while he was walking in the garden, Walking in tree the fell on garden, him। a tree fall। क्लियर हुआ ये? ठीक है, बस ये बिल्कुल इतना ये माना जाता है कि आपको पता ही है कि किसकी बात चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगा सकते हो, ये है। अब देखो इसमें इसमें सवाल है, ऐसा आ जाता है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें लिखा है, सेम क्वेश्चन लिखता हूँ ऊपर वाले की तरह, जैसे while walking in the field a snake bit him। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बन गया। दूसरा आया while walking in the field he saw a dead tiger। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे हम इसमें, while he was walking walking one, हाँ वही a same as a snake monk। bit him। ठीक है, a snake bit him, yes। और नीचे नो एरर है सर दूसरे में तो। है ना, नीचे वाले में नो एरर, यस करेक्ट। और यहाँ पे यस मनीषा एंड मनु, यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इसमें while he was walking। ठीक है, तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पे जो एडजेक्टिवल फ्रेज लिखा, इसके बाद अगर ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है तो एकदम ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे इसके बारे में नहीं थी, हमें पता है कि स्नेक के बारे में नहीं बोला हमने, ठीक है, वी नो हु वाज वॉकिंग, तो हिम, इसके लिए सब्जेक्ट यूज कर लिया। और अगर यहाँ पे दे रखा है एकदम करेक्ट यूज है तो ये ठीक हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, कॉन्सेप्ट बेयर इन्फिनिटिव का, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, यस सर, हाँ, कि हम लोग वन होगा। यस, तो सेंसेस के जो वर्ब्स होते हैं, सेंसेस वर्ब्स, सेंस वाले जो वर्ब्स होते हैं, हियर, इसमें यस यस, सॉ, ठीक है, सी, बिल्कुल सही। तो इनके साथ में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसके साथ मैंने आपको बताया था V1 लगाते हैं इनके साथ। ठीक है, अब याद रखिएगा इनके साथ V1 भी आ जाता है
प्लस, इसी का वेट कर रहा था मैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताया जाएगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा सकते हो। ये इन्हीं के साथ में है बस, ठीक है, और किसी के साथ में नहीं है। हियर, स्मेल, सी, परसीव, कुछ भी इस तरीके का यूज कर सकते हो, उसके साथ आप V1 लगा सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आई heard him shout या फिर shouting, both are correct, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक सेंटेंस लिखा था I saw him cross the road, ठीक है, तो क्रॉस द रोड और क्रॉसिंग द रोड बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही सही होंगे। और ये किसके साथ है, हियर, सी, इनके साथ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बस, इनके साथ में वैसा करेंगे, इन्फिनिटिव भी आ जाएगा और पार्टिसिपल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, गलत या सही ऐसा नहीं है इसमें। क्लियर सबके लिए, विदाउट यहाँ पे सवाल? नाइस, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। इसमें लिखिए some verbs do not have, they do not require लिख सकते हैं, और अच्छा लिख सकते हैं some verbs are independent of subject of reference, ठीक है। कुछ होते हैं वर्ब्स जो आईएनजी फॉर्म में आ रहे होंगे लेकिन उसके साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, आप उसके बिना भी सेंटेंस लिख सकते हो, या फिर उसके बिना का मतलब नहीं है, अगर पोजीशन चेंज भी होगी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा उसपे, और आपको पता है कौन से वर्ब्स हैं वो, मतलब उसका यूज देखोगे। जैसे अगर हम लिखते हैं कंसीडरिंग द केस आई टुक दैट डिसीजन, इसका पैसिव क्या बनेगा, आफ्टर कंसिडरिंग द केस, नहीं हम इसे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, केस कंसीडर करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया, कंसीडरिंग द केस दैट डिसीजन व्हाट टेकन बाय मी, was taken, हाँ, अगर आप इसे इस तरीके से बोलते हो कंसीडरिंग द केस दैट डिसीजन वाज टेकन बाय मी या कुछ भी ऐसे बोलते हो, तो यहाँ पे आपने इसे पहले रख दो या ऐसे पहले रख दो, आपको पता है कि डजंट मेक अ डिफरेंस, कि आप दोनों ही सेंस में एकदम सही मीनिंग निकल रहा है इसका, और जो आप बोलना चाह रहे हो वही बात समझ में आ रही है, कुछ और ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो वर्ड्स जैसे होते हैं हमारे कंसीडरिंग, या फिर हम लोग देखें जजिंग, रेफरिंग, concerning, ठीक है, regarding, viewing, broadly speaking, ठीक है। ये वाले वर्ड्स हमारे इसी तरीके से काम करते हैं, एक आध और होंगे शायद, ठीक है। तो कंसीडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे कंसीडरिंग द केस, तो व्यूइंग द केस या जजिंग द केस, अगर यहाँ पे जजिंग भी यूज कर सकते थे तब भी आपको पता है सेम मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो इन वाले वर्ड्स के साथ में मतलब दीज वर्ब्स जो हमने भी लिखे, इनकी आईएनजी जो फॉर्म है, इसके साथ में आप इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है,
तो अगर कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब हम पहले लिख रहे हैं कोई सब्जेक्ट बाद में लिख रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, सही से हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। यस सर। यस, अच्छा ब्रॉडली स्पीकिंग का क्या मतलब होता है, बाकी तो पता ही है मेरी गार्डियन और ये। ब्रॉडली क्या है सर? स्पीकिंग? ब्रॉडली स्पीकिंग, हाँ ब्रॉडली स्पीकिंग। ब्रीफ में जो बोलते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रीफ, ठीक है ब्रीफ ही होता है वैसे तो। मतलब कंसिडर करना जो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है ना सर, उन सब को लेने के बाद। ब्रॉडली स्पीकिंग इस कोई मोटे तौर पे बात करें तो ओवरव्यू टाइप का, है ना? हाँ ठीक है, वाइड व्यू लेते हैं उसे बोलते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। चलो नाइस, तो ये थे हमारे पार्टिसिपल्स। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इस पे क्वेश्चन हम लोग देखा पार्टिसिपल पे कैसे आते हैं। साथ ही हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पार्टिसिपल्स पे और किस तरीके के सवाल मिलेंगे आपको आईएनजी फॉर्म पे, यानी कि सेम। अच्छा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हम लोगों ने ये देखे, वो थोड़ा यूज करने का तरीका चेंज हो जाता है, इसकी तरह होते हैं मतलब मोस्टली। सेंटेंस अलग अलग देखने को मिलेगा हमें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टिसिपल्स को डिस्कस करने के बाद वी विल स्टार्ट विद gerunds। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पार्टिसिपल्स, हाँ इस पे भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे, साथ में gerunds भी देख लेंगे। बाकी कोई भी अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है किसी भी चीज पे डाउट हो तो वो भी बताना। बाकी आई ट्राई कि मैं कोई एक्सरसाइज आपको भेजना शुरू करूँ साथ में, ताकि हम वो भी डिस्कस करना शुरू करें। ठीक है, ओके सर। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आज वाला जो Thank you, पार्ट है sir. इसे एक बार देख जरूर लेना, है ना? जो जैसे एक्टिव Sure, sir. एक्टिव पैसिव वाला पार्ट था परफेक्ट पार्टिसिपल का, उसे भी देख लेना। और कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो पहले से पहली क्लास में से भी, वो भी चाहो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, Okay, sir. चलिए मिलते हैं Thank फिर you, sir. नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस, ओके।